बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान के अंदर हम सबको अपनी बका का ख़तरा इसलिए है क्योंकि हमारी बका पाकिस्तान की बेहतर इकॉनमी के अंदर है। बेहतर इकॉनमी कब होगी? जब यहाँ पर सरमायाकार आएगा, बेहतरीन इन्वेस्टर आएगा, बड़ा सरमायाकार आके पाकिस्तान की गवर्नमेंट, यहाँ के सिस्टम और यहाँ की पॉलिसियों पर एतमाद और भरोसा करेगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़तरनाक चीज़ है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान से जा रहे हैं। हुकूमती ऐवानों के अंदर कोई बात नहीं हो रही। शेल, बरतानिया की पेट्रोलियम कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर 50 साल से ज़ायद अरसे से काम कर रही थी, अचानक से उनकी तरफ से बुध वाले दिन ये ऐलान किया गया, ये फैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान के अंदर से वो अपने तमाम हिस्से के जो है वो क्लोज़ कर देंगे, वो बंद कर देंगे। तमाम चीज़ों ने पूरी इस वक्त इंडस्ट्री को बड़ी झुंझलाहट का शिकार कर दिया है और ये एक अदम एतमाद होगा उन तमाम बड़े इन्वेस्टर्स का जो शेल को देखेंगे और देखेंगे इस बात को कि हुकूमती सतह पर कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए थे या नहीं लिए गए थे। शेल जैसी कंपनी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी मंडी, पाकिस्तान तेल और गैस के हवाले से एक बड़ी मुनाफा बख्श मंडी के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, क्योंकि तेल और गैस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो सरासर मुनाफा बख्श हैं। शेल की कंपनी पिछले 50 सालों से पाकिस्तान के अंदर इसीलिए काम कर रही थी क्योंकि वो बेहतरीन मुनाफे के अंदर जा रही थी। फिर ऐसे क्या वजह बनी कि इतनी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ अपना 5 दहाइयों से ज़ायद का जो रिश्ता था उसको ख़त्म करने का अचानक से फैसला कर लिया। बहुत सारी चीज़ों ने इसको झुंझलाहट में डाल दिया है। बहुत सारे लोग मईशी जो इस चीज़ को देखते हैं वो परेशान हैं। इकॉनमी को लेके अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेके बहुत सारे माहिरीन परेशान हैं। उसमें चंद सवालात उठ रहे हैं और वो वाज़े इशारे दे रहे हैं कि शायद इनमें से कोई एक इशारा हो, मगर असल बात क्या है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। अभी तक ये इशारा दिया जा रहा है कि शायद रशियन तेल पाकिस्तान के अंदर आया और रशियन तेल की वजह से चूंकि अमेरिका और बरतानिया के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, रशियन तेल आ गया तो उसके बाद बरतानिया की इस बड़ी कंपनी ने यह फैसला कर लिया कि हम यहाँ से अपना बिजनेस जो है वो उसको क्लोज़ कर रहे हैं। ज़्यादा परेशानी की बात यह भी है कि एक पेरेंट कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई शेल, वो ख़त्म होने जा रही है, मगर जो उसका ज़ेली इदारा है शेल पाकिस्तान लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे काम कर रहा है शेल पाकिस्तान के अंदर, वो काम करता रहेगा। ये चीज़ें बड़ी झुंझुलाहट वाली हैं। एक तरफ तो ये एक थ्योरी पेश की जा रही है रशियन ऑयल के हवाले से, लेकिन इन फैक्ट यहाँ पे हुकूमत की तरफ से अदम तवज्जो का शिकार है शेल और इस जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर। एक कंपनी जो पिछले 50 साल से पाकिस्तान के अंदर थी, मुनाफे में चल रही थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उस कंपनी ने ये फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान में काम नहीं करेगी और वो अपना बिजनेस क्लोज करने जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी रुपए की कदर है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, उसके अंदर कोई इस्तेहकाम हमें नज़र नहीं आ रहा और ये काफ़ी अरसे से ये पूरा एक सिलसिला चल रहा है। एक तसलसल इसके अंदर तब से आया जब से पिछली गवर्नमेंट को अदम एतमाद के ज़रिए से बाहर कर दिया गया पार्लियामेंट से। ये तब अदम एतमाद की फ़िज़ा इतनी बड़ी कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इस नहज पे पहुँच गई कि इस जैसी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर से अपने बिजनेस को क्लोज करने जा रही हैं। शेल के हवाले से एक और भी बात यह है कि ये डाउन स्ट्रीम के ऊपर काम करते हैं और डाउन स्ट्रीम का जो काम होता है वो सरासर मुनाफा बख्श होता है। डाउन स्ट्रीम में ये होता है कि ये तो एक तेल से रिलेटेड होता है और सेकंड ये है कि नकलो हमल के लिए ये इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम मसनूआत के लिए, तो ये सरासर मुनाफा बख्श है। तो ये कंपनी बंद होने के बाद बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब उनको क्या करना है। एक तरफ तो हम लोगों को कायल कर रहे हैं और मायल भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आए, इन्वेस्टमेंट करें, मगर दूसरी तरफ अदम एतमाद है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती नहीं मिल रही। तो ऐसे में बड़ा इन्वेस्टर जो है वो भरोसा नहीं कर रहा मौजूदा पॉलिसी और मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर। तो अगर शेल ये अपना पूरा कारोबार बंद कर देती है तो पाकिस्तान में बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को खुदा हाफिज कह के वापस रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए जो फार्मूले आजमाए जाते हैं उसमें इस्तेहकाम के लिए एक तो सबसे नुमाया फार्मूला ये होता है कि एक पार्टी दफन करने की कोशिश की जा रही है, ये दफन हो गई है तो फिर दूसरी पार्टी का जन्म हो जाता है।
तरीन पार्टी बनने से पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ी हो गई है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी एक लीगल नोटिस आ गया है इस पार्टी को, जिसको एक पार्टी की शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी। मैं इसे हमेशा एक कंपनी के तौर पे कहती हूँ, क्योंकि ये कंपनी है जिसको डंडे के जोर पे बनाने की कोशिश की गई और ज़बरदस्ती बड़े बड़े लोगों को इसके अंदर शामिल कराने की कोशिश की गई है, चाहे वो दिलो जान से हुए हैं, चाहे वो अपनी सियासत बचाने के लिए हुए हैं, मगर किसी भी तरह से इस पार्टी को एक पार्टी की शक्ल देने की कोशिश की गई है। तरीन की पार्टी को, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक की तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा गया है कि 2022 के अंदर एक तहरीक का जन्म होता है और उसका नाम चुरा के जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी का नाम रखा, या उन्हें कहा गया कि ये नाम आप रख लें। तो अब लीगल नोटिस उनको आया है, यानी कि बनने से पहले ये पार्टी मुतनाज़े है और ये कंपनी चलने से पहले ही बुरी तरह से ठुस हो चुकी है, ये फिल्म चलने से पहले ही पर्दे से उतर चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। तो ये कंपनी, ये पार्टी नहीं चलेगी। और दूसरी बात यह है कि तरीन पार्टी के अंदर बात कोई क्या करे, नई कंपनी वजूद में आती है, नई पार्टी सियासी बनती है, तो उसके नतीजे में हर तरफ उसका शोर हमें सुनने को मिलता है, उसके स्पोक्स पर्सन हमें सुनने को मिलते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर वो हमें देखने को मिलते हैं, वो अपने नजरिए को आके पेश कर रहे होते हैं और उसका दिफा कर रहे होते हैं। मगर तरीन पार्टी के अंदर तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे खामोशी। इस खामोशी की वजह क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस खामोशी की वजह ये है क्योंकि तरीन साहब के साथ जो वादे किए गए या जो उम्मीदें इस पूरी सियासी पार्टी को दिलाई गई थी, उसमें से कोई भी उम्मीद पूरी होने को नहीं आई। जो वादे उनके साथ किए गए थे उनमें से कोई भी वादा अब वफा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए फौरी तौर पे जैसे जैसे अनाउंसमेंट होती गई, उसके बाद तो ये इस पार्टी को पूरा मीडिया हैक कर लेना चाहिए था, मगर ये पार्टी हमें नजर नहीं आई। जहांगीर तरीन साहब इलाज मुआवजे की गर्ज से बाहर चले गए हैं, अब उनके सेहत के मसाइल हैं या फिर वो अपने आप को बचाने की अब कोशिश कर रहे हैं। और निहायत अंदर की खबर ये है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो कि तहरीक इंसाफ के थे और इस तांगा पार्टी के अंदर उन्होंने जाके शमूलियत इख्तियार की, वो अब वापस तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास आना चाहते हैं। वो उनसे अपोलोजाइज कर रहे हैं इस एक कदम की वजह से जो उन्होंने उठाया, उस सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मगर उन तमाम लोगों को जिन्हें अब लोटे की हैसियत से जाना जाएगा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनको वापस तहरीक इंसाफ के अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये खामोशी इसलिए है क्योंकि जिन जुबानों ने बात करनी थी उन वादों के हवाले से वो जुबानें गूंगी हो गई हैं, उन्हें काट दिया गया है, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तो ये पार्टी नहीं चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी बहस है जिसने जन्म लिया है, वो है चेयरमैनशिप। चेयरमैन का ओहदा किसी भी बड़े इदारे का हो, ये हमेशा मुतनाज़ रहता है। चेयरमैन नादरा का हाल तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से उनसे इस्तीफा लिया गया और मुल्क से बाहर जाने पर उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मगर सेकेंडली इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का जो ओहदा है या वो कुर्सी है, वो भी इस वक्त शदीद मुतनाज़ हो चुकी है, इस वक्त तनाज़े की जद में है। और दो बड़ी सियासी जमातें, दो बड़ी इत्तेहादी जमातें जिन्होंने ये फैसला किया था कि वो एक ही प्लेट में कुछ खाना डाल के खाएंगी, अब वो एक प्लेट में नहीं, उन्हें अलग अलग प्लेट चाहिए। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि एक तरफ नजम सेठी है, उनके मुकाबले में ज़का अशरफ साहब है। पीडीएम के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं, पीडीएम के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था इस बानमती के कुंबे के दौरान कि आप लोगों ने जिस जमात के पास जो वजारत होगी वो उस वजारत को लेकर सपोर्ट करेगा और अपनी मर्जी से उसके अंदर फैसले करेगा और उसका तमाम इख्तियार उस वजीर के पास मौजूद होगा। इस वक्त स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मजारी साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और मजारी साहब के उसूली तौर पे तो अंडर चेयरमैन का शिप का ये ओहदा आता है कि वो जिसको चाहे इसमें नॉमिनेट कर दें। तो ज़का अशरफ साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया। अब ये एक ऐसी कुर्सी है जिसको छोड़ने के लिए ना तो नजम सेठी साहब तैयार हैं और ना ही नून लीग चाहती है कि चेयरमैन पीसीबी का ये ओहदा पीपल्स पार्टी या किसी भी दूसरी जमात या किसी भी दूसरे शख्स के पास जाए। उन्हें नजम सेठी सूट करता है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारी इंजॉयमेंट है इस सीट के साथ और बहुत ज़्यादा असर व रसूख भी है इस सीट के साथ। इसीलिए दोनों जमातें चाहती अपना अपना बंदा हो, मगर उसूली तौर पर इस वक्त पीपल्स पार्टी हमें ज़्यादा मजबूत नज़र आती है और ऐसा लगता है कि जरदारी साहब फिर से भारी साबित होने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की, बड़े इनकलाबी बन गए। कुछ लोगों ने उन्हें जावेद हाशमी के साथ मुमासलत दी, कुछ
لوگوں نے کہا کہ واہ زبردست ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے ایک آدمی نے چارٹ شیٹ کر دیا ہے اپنی گورنمنٹ کو کہ کس کس طرح سے پاکستان کے اندر ٹیکس چوری ہوتی ہے. تمباکو کو انہوں نے بات کی, انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی بات کی, انہوں نے آٹو موبائل کمپنیز کی بات کی, فارماسیوٹیکلز کی بات کی, انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کے اسکینڈل کی بھی بات کی, جس میں انہوں نے صرف ملک ریاض کا نام تو لے دیا مگر ان مافیاز کی طرف صرف انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں میرے دائیں بائیں وہ مافیاز بھی موجود ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں اربوں کی. مگر خواجہ آصف صاحب, انقلابی صرف ایسے نہیں بنا جاتا, انقلابی بننے کے لیے تھوڑی ہمت اور کرتے اور وہ جو آپ کے دائیں بائیں مافیاز بیٹھے تھے ان کا نام لیتے, لوگوں کو پتہ چلتا کہ آپ کی حکومت کے اندر کون کون سا مافیا جس کو آپ کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. مسابقتی کمیشن کے نام کا ایک ادارہ بنتا ہے جس کے اندر 5 ممبرز کا پورا ہونا ضروری ہے, مگر ایک آدمی, ایک چیئر پرسن ہے وہاں پہ, ایک شخص ہے, ایک رکن ہے وہاں پہ, باقی آپ لوگ باقی کے رکن وہاں پہ نہیں آنے دے رہے, ان ممبرز کو پورا نہیں ہونے دے رہے. مسابقتی کمیشن ہمیشہ سے چیک رکھتا ہے ان کارٹلز کے اوپر, ان مافیاز کے اوپر جو اربوں کی ٹیکس چوری کرتے ہیں. پاکستان میں ایک تو آپ لوگ عوام کو نچوڑ رہے ہیں کہ ٹیکس دو ٹیکس دو ٹیکس دو, مگر آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو کارٹلز ہیں, جو مافیاز ہیں, ان کی ٹیکس چوری پکڑنے کے لیے جو ایک مسابقتی کمیشن ہے, جو یہ ادارہ کام کرتا ہے, آپ لوگ اس کو متحرک نہیں کرنا چاہتے. تو پہلے تو سنجیدگی اپنی سطح پر دکھائیں, کیونکہ ہمیشہ کسی دوسرے کو بات تب کی جاتی ہے جب اپنا گریبان صاف ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.